क्या लगता है धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और ये जो मिल रहा है कलकत्ता के अंदर, आप इसको देखिए, मुस्लिम के अंदर सिर्फ 2 ही फिरके हुए, शिया और सुन्नी। ये पशमंदा, कुरैशी, खान, अब्दुल, कोई नहीं है। ये तो यहाँ के लोगों ने बना दिया। ये तो वो लोग थे तलवार के नोक पे जिन्होंने सलवार पहन ली, ये वो लोग हैं। आप बिना सिर पैर की बातें करेंगे, आकर के कभी कह देंगे तानाशाही आ जाएगी। अरे तानाशाही का वो दौर हम कैसे भूल जाएं जब इमरजेंसी के दौर में आपने पत्रकारों के हाथ से माइक छीन लिए थे, वक्ताओं को जेल में डाल दिया, लीडर्स को जेल में डाल दिया, लोगों को नपुंसक बनाने का कार्य आपने किया। ठीक है, वो सब चीज़ें कैसे भूल जाएं हम? क्या नाम है सर? तुषार बजाज। कहाँ रहते हैं तुषार जी? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं। क्या माहौल है इस बार का? माहौल पूरा देश जानता है, भाजपा की सरकार फिर बन रही है। पहले ही जानते हैं। अरे भाई, काउंटिंग तो 4 जून को होना है। काउंटिंग 4 जून को होना है, लेकिन देश का भाव जुड़ा है नरेंद्र मोदी के साथ। अच्छा। देश की भावनाएं जुड़ी हैं उस व्यक्ति के साथ में। उन भावनाओं को पढ़िएगा तो आपको आज रिजल्ट दिखाई दे देगा। 4 तारीख का इंतजार करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप इन भावनाओं को समझिएगा तो आपको रिजल्ट पहले ही दिखाई दे देगा। तो चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? वैसे ही मान लेते फिर से प्रधानमंत्री। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो करनी आवश्यक है। अच्छा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करने की वजह से जो है मजबूरी माने हम इसको? मजबूरी नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारा कर्तव्य है करवाना। मजबूरी और कर्तव्य में अंतर होता है। अच्छा। ये हमारा कर्तव्य है, हमने करवाना है इसको। तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक मुद्दा इस समय पूरे चुनाव में जो है गंभीर तरीके से उठाया गया। विपक्ष वाले कहते रहे कि मोदी जी अगर तीसरी बार सरकार में आते हैं तो आरक्षण को खत्म कर देंगे जी। और क्या मोदी जी बार बार कहते हैं कि अगर भाई हमें आरक्षण खत्म करना होता तो हम जो है इतना हमारे लिए काफ़ी था, इतनी व्यवस्थाएं देते रहे हम लोगों को। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास में समस्या ये है, अभी विपक्ष के पास में अब तर्क के आधार पर कुछ रहा नहीं है। विपक्ष ये चाह रहा है किसी भी तरीके से हम लोग अपनी जमानतें बचाने के लिए पब्लिक को थोड़ा डरा फुसला लें ताकि हमारा कुछ वोट प्रतिशत बना रहे। तो डराने के लिए वो समय समय पर कुछ शगुफे छोड़ता है, जैसे कि आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी आ गए तो, जैसे कि अगर मोदी जी आ गए तो संविधान पलट देंगे, जैसे कि मोदी जी आ गए तो तानाशाही आ जाएगी। तो इस तरीके के शगुफे वो छोड़ करके वो इस पब्लिक को डराना चाहता है। लेकिन आज की डेट में भारत की पब्लिक, ये नया भारत है सर, ठीक है, यहाँ की पब्लिक बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। ये बहुत अच्छे से समझती है कि लोगों की मानसिकता किस तरफ जा रही है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी जी जो है हाई कोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ पर धर्म के आधार पर आरक्षण था। क्या लगता है, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, एक बात बताता हूँ मैं, आरक्षण की व्यवस्था जिस प्रकार से पहले चलती आ रही है, जातिगत आरक्षण, वो भी किस आधार पर कि कुछ लोग हैं जिनको वो वैसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो पाई, जो पिछड़ गए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यकता देना दिया गया। ठीक है, उसके बाद में मोदी सरकार आती है, उन्होंने देखा कि इसके साथ साथ में पिछड़ता हुआ एक और वर्ग है जो कि था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, फिर उन्होंने उसके आधार पर भी आरक्षण की शुरुआत करी। उन्होंने तो उल्टा और उसको इनकरेज किया कि नहीं, जो लोग पिछड़ रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इनकरेज करना चाहिए, तो उन्होंने उसकी शुरुआत करी। इसके विपरीत जो विपक्ष आरोप ये लगाता है कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। देखिए, मोदी जी ने क्लियर कट हमेशा से विपक्ष को कहा है, पूरे देश के सामने उन्होंने कहा है कि मैं धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोधी था, हूँ और रहूंगा, नहीं होना चाहिए। और सेम चीज को रिपीट किया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने भी, जजेस ने भी अपनी समझ के साथ में, कानूनी प्रक्रिया के साथ में यही फैसला दिया कि नहीं जी, धर्म के आधार पर आरक्षण लीगल नहीं है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर ममता जी आकर कह देती हैं कि सॉरी, हम तो इस डिसीजन को नहीं मानेंगे। अब जो लोग संविधान पलटने की बात करते हैं वही कहते हैं जो लोग कहते हैं कि मोदी जी संविधान पलट देंगे, वही आकर के कहते हैं कि हम हाईकोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ये लोग समय समय के ऊपर एजेंसीज को बिका हुआ बता देते हैं, कोर्ट को बिका हुआ बता देते हैं। अब यहाँ की आप बात कर लो, दिल्ली की बात कर लें अगर, तो केजरीवाल जी जिस समय पर गिरफ्तार होते हैं तब लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। जिस समय पर केजरीवाल जी को तो कोर्ट जमानत दे देती है, ठीक है, वो भी चुनाव प्रचार के लिए देश में पहला एग्जाम्पल सेट करके, ठीक है, उस समय लोकतंत्र जी पुनः जीवित तो उठते हैं। अब 2 तारीख को केजरीवाल जी को पुनः अंदर जाना है, तब फिर क्या लोकतंत्र जी दोबारा शहीद हो जाएंगे? ठीक है, तो ये विपक्ष के बीच में क्या है, विपक्ष के पास में अब तर्क नहीं रहे। अब आप एक चीज देखिए, जिस चीज का आरोप आप स्वयं लगाते हैं मोदी जी के ऊपर कि आप आरक्षण समाप्त कर देंगे, 9000 शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिसके ऊपर आपने अपने कालखंड में, जिसमें से आरक्षण समाप्ति का कार्य आपने स्वयं किया।
फैक्ट आप चेक कर लीजिएगा, कोई मर्जी यहाँ पर खड़ा व्यक्ति गूगल सर्च कर सकता है, उसके अलावा अपने तथ्य कहीं से अगर कोई रिकॉर्ड निकलवाना, रिकॉर्ड निकलवा करके देख सकता है। ठीक है, 9000 शिक्षण संस्थानों में जो काम आपने स्वयं किया, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप उल्टा को मोदी जी को कह रहे हैं कि अगर ये आ गए तो ये कर देंगे, ये तो 10 साल में रह लिए, इन्होंने तो किया नहीं ऐसा कुछ। तो आप किस आधार पर, किस बेस पर उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं? कोई अगर आप, मैं कहूँगी इस बंदे ने, सॉरी भाई साहब ऑफेंड मत होना, मैं आपको पर्टिकुलर लगाने ना एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कहूँगी इस बंदे ने मेरा फ़ोन चुरा लिया, तो मेरे पास कोई बेस होगा तब कहूँगा, या तो इसके पास मेरा फ़ोन बरामद हो, या किसी आदमी ने इसको चुराते हुए आगे देते हुए किसी को देखा हो, गवाह हो, मेरे पास कुछ तो हो। ठीक है, अब कोई आधार आपके पास में है, कोई बेस है मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने का, तो आप बताइए। सही कह रहे हैं। आप बिना सिर पैर की बातें करेंगे, आकर के कभी कह देंगे तानाशाही आ जाएगी। अरे तानाशाही का वो दौर हम कैसे भूल जाएं, जब इमरजेंसी के दौर में आपने पत्रकारों के हाथ से माइक छीन लिए थे, वक्ताओं को जेल में डाल दिया, लीडर्स को जेल में डाल दिया, लोगों को नपुंसक बनाने का कार्य आपने किया। ठीक है, वो सब चीज़ें कैसे भूल जाएं हम? ठीक है, तानाशाही का दौर वो नहीं था। लेकिन जब मोदी जी डेवलपमेंट की तरफ देश को लेकर के जा रहे हैं, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बाहर की कंपनियां आकर के इन्वेस्ट कर रही हैं, यहाँ के बच्चे स्टार्टअप करके यूनिकॉर्न बना दे रहे हैं कंपनियों को खुद की। ठीक है, उस समय पर तानाशाही आ गई। कैसी दोहरी मानसिकता है ये? तो ये सब चीज़ों के जवाब मांगिए विपक्ष से आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी हिमांशु शर्मा। अच्छा शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी चांदनी चौक के। क्या लगता है धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और ये जो मिल रहा है कलकत्ता के अंदर, आप इसको देखिए, मुस्लिम के अंदर सिर्फ 2 ही फिरके हुए, शिया और सुन्नी। ये पशमंदा, कुरैशी, खान, अब्दुल, कोई नहीं है। ये तो यहाँ के लोगों ने बना दिया। ये तो वो लोग थे तलवार के नोक पे जिन्होंने सलवार पहन ली, ये वो लोग हैं। कहीं भी आप चले जाइए, 2 ही फिरके हैं, शिया और सुन्नी। और वोट बैंक की राजनीति इतनी गंदी है भारत में कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया था आरक्षण, वो क्यों बनाया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने? कि इकोनॉमिक बैकवर्ड थे, उस समय उनके साथ प्रताड़ना होती थी। ठीक है, उस समय प्रताड़ना होती थी, तो उनके लिए बनाया गया था, मुस्लिमों के लिए नहीं। लेकिन ममता बनर्जी जो संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन से जुड़ी, उन्होंने ही संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे चीफ जस्टिस जो कलकत्ता के, उनके डिसीजन को मानने से ही इनकार कर दिया, जब उन्होंने कहा कि 50% जितने भी है सारे कैंसिल होंगे ये सन 2010 के बाद से। कहती है मैं नहीं मानती इसको, ये वोट बैंक के लिए तो कर रही है। आप जाके देखिए, आपको वहाँ की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है। आप उठा लीजिए कि कितनी डेमोग्राफी चेंज हुआ, टोटली मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है। अब रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब घुसे पड़े। तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उनको ये दिया जा रहा है कि आपको आरक्षण मिलेगा।